विनय सिंह जी को लेकर आइए, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, संघ को बेहतर से समझते हैं, उनको आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक के बाद एक कटघरे में मनोज काका की तरफ से संघ को खड़ा कर दिया गया। जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत का विनय जी का आज का जो बयान था, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो इस बात की चिंता जता रहे हैं कि अगर जो रिप्लेसमेंट रेट होता है उससे नीचे अगर आप आ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं समाज के लिए, और समाज मतलब भारतीय की बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान की उन्होंने बात नहीं की है, जितना मैं समझ पा रही हूँ, सीधे सीधे उन्होंने हिंदुस्तानियों की बात की है कि साहब हिंदुस्तानियों के लिए खतरे की एक घंटी है, इसको लेकर उन्होंने चेताया है। आप जरा समझा पाएंगे आज मोहन भागवत जी के संदेश का सार, विनय सिंह जी? रोमाना, अभी मनोज सिंह काका ने कहा कि ब्राह्मण लफंदर और लंपट, मुझे लगता है कि इस पे आपत्ति मुझे है, आपको भी होगी, आपने शायद सुना नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों को सर मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, और मनोज काका जी आपसे अपील है कि प्लीज जरा संयम के साथ अपनी बात रखें। इस तरीके के शब्दों को रखकर हम क्या साबित करना चाहते हैं सर? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आइए प्लीज आइए विनय। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अलग अलग समुदाय की फर्टिलिटी रेट अलग अलग समय पे अलग अलग रही। आप आजादी के समय ले लेंगे तो हिंदू समाज की फर्टिलिटी रेट 6 के आसपास थी, मुस्लिम समाज की 8 के आसपास थी। ठीक है। वही जब पाकिस्तान बना, मैं कंपैरेटिव बता रहा हूँ, वहां पर बल्कि 10 थे। सही। भारत, पाकिस्तान सहित दुनिया भर में आप देखेंगे तो हिंदू हो मुसलमान हो, सबका फर्टिलिटी रेट गिरा, किसी का बहुत तेजी से गिरा है, किसी का कम गिरा है जी। आंकड़े उपलब्ध हैं, हर साल के उपलब्ध हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच जो फर्टिलिटी रेट का अंतर 92 में देखेंगे तो 1.1 था, 2001 में 1 था, और 2019 में जो 0.42 था वो अभी भी 0.42। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रोमाना जी, हिंदू का फर्टिलिटी रेट 1.9, 2.1 होना चाहिए उस संतुलन को बरकरार करने के लिए। 1.9 ये खतरे के निशान से नीचे। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों का 2.36 होना ये बहुत ज्यादा आज नहीं है, लेकिन जो पहले 10 सालों में फर्टिलिटी रेट का डिफरेंस 1% से 1.5% तक रहा है, उसके कारण जनसंख्या का निश्चित रूप से अनुपातिक असंतुलन हुआ है। तीसरी बात मैं कहता हूँ, पारसी समाज जैसे, तो उसमें तो 0.8 फर्टिलिटी रेट है। तो अगर हिंदुओं को 3 बच्चा पैदा करना चाहिए तो पारसी समाज को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, और ये बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मैं बता रहा हूँ। पारसी समाज का जो फर्टिलिटी रेट है तो समाप्त हो जाएगा। हिंदुओं का 1 ये बहुत चिंताजनक है, ये बड़े मतलब कि क्या बोलते हैं कि उसको बॉर्डर लाइन से नीचे है। उदाहरण के रूप आपको बताता हूँ, चाइना में जो फर्टिलिटी रेट पर कपल है वो 2 से जब नीचे आई तो चाइना ने अपनी पॉलिसी बदल दी, जो पर कपल 1 बच्चे थे उसको 2 किया और 2 से अब ज्यादा कर दिया है। तो 1.9 है, ये बहुत ये मतलब डराने वाला आंकड़ा है कि ये देखने में भले ही लग रहा हो कि विनय जी आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बहुत खतरनाक। नहीं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए मैं उसी सवाल का जवाब लाना चाह रही हूँ। आपने जिस बात का जिक्र किया ना, मैं यही समझना चाह रही थी, क्योंकि सर अभी तक देश में हम क्या सुनते आ रहे हैं, अभी तक देश में हम सुन रहे हैं कि साहब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन आज जो बात मोहन भागवत जी ने की है वो ये कि साहब जनसंख्या नियंत्रण नहीं, जनसंख्या बढ़ाने की बात, ये एक नई तरीके की लकीर जो है उनकी तरफ से खींची जा रही है। और सर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं यहां पर कि आज की तारीख में ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसका जो आंकड़ा है वो कहता है कि हिंदुओं का जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.94 पर आ गया, और जो मुस्लिम समुदाय का है वो 2.36 पर आ गया। लेकिन 30 साल के अंदर जो गिरावट हुई है, हिंदुओं के फर्टिलिटी रेट में 41% और मुसलमानों में 46%। अब अगर इसी को सर एक सेकंड सर, मेरा सवाल पूरा हो जाए, मैं आ रही हूं आपके पास। इसी को अगर हम कहें कि अगर आने वाले 30 साल में भी ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा तो हिंदुओं की जो जनसंख्या का बढ़ने की दर है वो करीब मानकर चलिए आप 1.2 के पास आ जाएगी, और मुसलमानों की घटकर वो भी करीब करीब 1.2 के आसपास, मतलब वो बराबरी पर हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इसी बात का डर मोहन भागवत जी की तरफ से पहले ही जताया जा रहा है इस स्थिति से बचने के लिए कि साहब अभी ये हाल है, अगले 30 साल में तब तो ये और घटेगा, क्योंकि लगातार घटता है, जैसे जैसे पढ़ाई का स्तर, जीवन का स्तर बढ़ता है लोगों का, वैसे वैसे जो फर्टिलिटी रेट है उसमें गिरावट आती है। ये हमने देखा है दशकों में, जो स्टडीज हैं वो सब यही बताती है। तो आने वाले 30 साल के बाद तो ये स्थिति और भयावह हो जाएगी। इसी ओर इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत जी। विनय जी। रोमाना जी, अमूमन एक नियम होता है, हाँ जी, जो समाज ज्यादा समृद्ध होता है, मतलब पिछले 6-7 दशकों का ये नियम है दुनिया भर का, जो ज्यादा समृद्ध होता है उसकी फर्टिलिटी रेट उतनी ही गिरती है। ये 200 साल पहले ये उल्टा होता होगा, जो ज्यादा समृद्ध होता था वो ज्यादा बच्चे, हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन आज ये उल्टा है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि दुनिया भर में आप देखेंगे तो कई देश हैं
जो ज्यादा बच्चे पैदा करने पे स्टाइपेंड देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की फर्टिलिटी रेट कहीं 1.2 है, कहीं 1.3, कहीं 1.4 है। जहां फर्टिलिटी रेट ज्यादा है वहां जनसंख्या नियंत्रण के कानून लाए जा रहे हैं। 2.1 वैज्ञानिक ये मीडियन है कि 2.1 जिस देश का फर्टिलिटी रेट है वहां की जनसंख्या संतुलन बराबर है। वो रिप्लेसमेंट लेवल ये टच पॉइंट करता है ना। जी जी, रिप्लेसमेंट ये जो 0.4 का हाँ जो जी। फर्टिलिटी रेट का डिफरेंस है ये मामूली नहीं है, ये ज्यादा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो मुस्लिम समाज में एक बात आप मानिएगा कि फर्टिलिटी रेट गिरने का कारण है कि मुस्लिम समाज भी जागरूक हो रहा है, पढ़ा लिखा है। और जितना जागरूक होगा उतना ही जनसंख्या संतुलन के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एक बस सर मैं यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं। मेरे पास एक जानकारी है, रिसर्च टीम ने दी थी, मुझे लगता है वो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया ना कि साहब जरूरी नहीं है। आप कह रहे थे कि जो जितना समृद्ध होता है उसका फर्टिलिटी रेट उतना कम होता है, लेकिन अभी मैं देख रही थी सर कि जो जैन समाज है, जैन समाज का पिछले 3 दशकों के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ा है सर, वो 0.3% उसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसी तरीके से जो सिख समाज है सर, पिछले 3 दशकों में सिख समाज का भी जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ा है। बाकी हिंदू, मुसलमान, पारसी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, बौद्ध, सबका घटा है, लेकिन सिख और जैन इन दोनों का पिछले 3 दशकों में जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि इनकी आबादी कितनी, बिल्कुल बहुत ही कम सी आबादी है। खैर मुझे लगता है अब जरा AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन, उनका हम रुख कर लेते हैं। आदिल जी, यहाँ पर विनय जी की तरफ से बहुत विस्तार से मतलब समझाने की कोशिश की गई। मुझे लगता है एक पूरा कॉन्टेक्स्ट जिसको कहते हैं वो इस बयान को दिया गया जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की तरफ से दिया गया। और यहीं से मैंने अपने सवाल की शुरुआत की थी कि साहब ये जो विरोधाभास एक राजनीति बनाती है कि जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, उसको लेकर मोहन भागवत जी आज आए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जनसंख्या बढ़ाइए। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं संघ प्रमुख के? मैम, मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही कहा था कि ये जनसंख्या बढ़ेगा तो इससे मैन पावर बढ़ेगा, इससे कोई वो नहीं है। और आप बेवजह हिंदुस्तान में एक हिंदू मुसलमान का बाइनरी करते हैं। गिरिराज सिंह इसमें स्पेशलिस्ट हैं, हमेशा मुसलमान को टारगेट करते थे। मैं गिरिराज जी के कंस्टिट्यूएंसी बेगूसराय बरौनी से आया, वहां एक सिमरिया पुल है मैडम, 75 साल आजादी को हो गया, पुल वन वे है, एक तरफ 15 मिनट गाड़ी रुकता है, 15 मिनट जाना पड़ता है, उस पर वो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुसलमान को टारगेट करते हैं। ये मोहन भागवत जी का बयान जो मेरे लीडर ने कहा वो सही कहा। पहले भारत में गेहूं अमेरिका से आता था, आज भारत पूरी दुनिया को भेज रहा है, मिडिल ईस्ट को भेज रहा है, दूसरे देशों में भेज रहा है। तो देर आया दुरुस्त आया। मोहन भागवत जी को समझना चाहिए, अमित शाह जी को समझना चाहिए कि जिस सर्वे करवाएं, मोदी जी को समझना चाहिए जातीय सर्वे करवाएं। झारखंड के जो कैबिनेट और असेंबली ने पास किया सरना को जोड़ना चाहिए। ये बात मोहन भागवत जी, अमित शाह जी को समझना चाहिए। और अमित शाह जो है उनकी पुलिस को भी ये समझना चाहिए कि मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं करे। APCR के जनरल सेक्रेटरी नदीम खान को प्रताड़ित कर रहे हैं जबरदस्ती पुलिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने कर दिया। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कोई और मुद्दा तो नहीं रह गया जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं आज के डिबेट में? ठीक है, आज के मुद्दे पर ही रहिए ना। ठीक है, आज के मुद्दे पर जो बात आपने कही है, एक अच्छी बात हिंदुओं की बात नहीं करते हैं मैम, हिंदुओं की बात नहीं करते। ये अपर क्लास हिंदू का क्लब है RSS। कभी किसी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला कभी नहीं, आदिवासी नहीं बनेगा संघ प्रमुख, लेकिन अपर क्लास का क्लब बना हुआ है और ये हिंदू की बात करते हैं। सर देखिए, मैं तो कोई RSS की प्रवक्ता हूं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को RSS के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए कि RSS जो है वो कितनी संस्थाएं चलाती है, RSS जो है वो किस हद तक समाज के भीतर जाकर लोगों के साथ, अलग अलग समुदायों के बीच जाकर काम करती है। और शायद देश के जिस हिस्से को कभी आपने देखा भी नहीं होगा सर, वहां पर भी आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक भूल है, यही RSS का जो एक कार्यकर्ता है वो जरूर मिलेगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। आज के मुद्दे पर रहते हैं ना, आज के मुद्दे पर रहते हैं ना। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी के पास में पहले भी जाना चाह रही थी, मुझे बताया गया कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन अब मुझे धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी नजर आ रहे हैं। अरे आदिल भाई, आपकी आवाज मुझे बंद करवानी पड़ेगी अगर लगातार बोलते रहेंगे। आपको पता है बाकी भी आपके अलावा यहाँ पर 5 मेहमान है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई बीच में चिल्ला नहीं रहा है सर, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।